ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बड़ा पेज नंबर 131 निकाल के जरा ये सिग्मा लिमिटेड पहले कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक किया था इतना तो देखें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। रिक्वायरमेंट ए और बी में मसला तो नहीं सर? चले आगे सी शुरू किए थे जहाँ तक हुआ था, ठीक है। ये ओपनिंग में से क्या किया था? वो क्यों? चलो आगे चलिए, आगे क्या लिखा? अब आपके सामने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली इनकम स्टेटमेंट है और आप उसे मार्जिनल कॉस्टिंग में कन्वर्ट करवा रहे हो। तो नेक्स्ट वर्डिंग्स क्या लिखेंगे? और प्लीज इस वक्त हम 15 में बहे, अब 14 की बहस नहीं है, 15 का बजट देख रहे हैं। जी सर, आगे लिखा क्या हुआ? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? कितने यूनिट्स लिखे हुए? 4500 यूनिट्स और 3 to 5 अमाउंट लिखी हुई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एक दो डिफरेंट तरीकों से अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह सकते हैं। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह सकते हैं। ऐसे अपने अपने वर्ड्स हैं ना। फिर ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं है अभी स्टोरी में। तो इसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कह सकता हूँ। वो क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि वर्किंग प्रोसेस की कोई स्टोरी नहीं बताई। लेकिन ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, क्या इसमें फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी आ रही होगी? वो क्यों? और हमने यहाँ क्या लिखना? मतलब आप यहाँ मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने क्या वर्ड लिखना? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो कहानी पिछले पेज में दोबारा जाइए, जहाँ ये फर्स्ट टाइम आपने मार्जिनल कॉस्टिंग से एक स्टेटमेंट बनाई। वहाँ ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या वर्ड्स लिखे था? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में फिर क्या क्या लिखा था? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स लिखे थे। अब सवाल पे जरा नजर दौड़ाएं। हमें जो 44325 है बने, इसमें अब मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का ब्रेकअप नहीं है, लेकिन क्या इसमें मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे वैसे? लेकिन उसके साथ साथ एक क्या चीज होगी? वंस अगेन अगर वो निकाल दें, क्या निकाल दें? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो फिर हमारे लिए वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनते हैं। ठीक है, तो प्लीज मैं कोशिश करूंगा ये सब कुछ सही तरह रिलेट हो जाए, लेकिन आपने प्लीज पार्टिसिपेट करना। अब लिखना छोड़ें, पहले थोड़ा सोचें। गिवन फिगर है 44। अब देखें, डेफिनेटली अगर डायरेक्ट मटेरियल अलग होता, डायरेक्ट लेबर अलग लिखी होती, वेरिएबल ओवरहेड्स अलग दी होती, तो हम बस वही ले लेते और फिक्स छोड़ देते। लेकिन वो अलग अलग गिवन नहीं है, इकट्ठा गिवन है, हम उसमें से फिक्स कॉस्ट बस अलग कर देते हैं। तो गिवन फिगर है 44325। अब ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? 4500 यूनिट्स। तब हमने इसमें ढूंढना ये है कि इन 4500 यूनिट से रिलेटेड इसमें फिक्स कॉस्ट कितनी है। लेकिन सवाल ये है, बिल्कुल ठीक है, ये 800 ढूंढना है। जरा ऊपर वर्किंग में 0.8 मैंने लिखा था, अपने रजिस्टर में जाए आगे। ये 0.8 हो गया था, प्लीज 800 जो 1000 में, तो ये 800 क्या था? ये फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट थी। लेकिन काइंडली एक नजर देख लें जरा, ये 14 की फिगर। तो 14 की फिगर क्यों ली थी मैंने?
क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से आता है, क्लोजिंग स्टॉक ही ओपनिंग स्टॉक बनता है। लेकिन अब हम देख लें 2015 की कॉस्ट, तो क्या इसमें 2015 की कॉस्ट होगी या 14 वाली होगी? अब नीचे जरा क्वेश्चन में रहेगा, क्या 15 में कुछ एस्टिमेट्स डिफरेंट है? डिफरेंट है सर, तो इसके लिए स्पेस रखना, थोड़ी सी स्पेस रखना, वापस वहीं जाए जहाँ आपने रेट्स निकाला था, या वो शायद पीछे ना रह गया, वर्किंग्स में है। किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सर नहीं हिम्मत करें, सर हिम्मत करें, क्या हो गया? ठंड बाहर थी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वहां खत्म हो गया, ठीक हो गया काम, फास्ट इवेंट हो गया वो। तो व्हाट इज द प्रेजेंट इवेंट? क्या ढूंढने लगे हैं? पूरा 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 फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट किस साल की? कैसे करूं? ढूंढे ढूंढे डाटा, ढूंढे डाटा, छोटी सी वर्किंग बना, स्पेस रख के नीचे। स्टैंडर्ड फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट 2015, तो फार्मूला बोला पहले से, budgeted fixed overheads divided by budgeted production पर यूनिट निकालना। ठीक है, ढूंढ लेते हैं, चलो जी। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, अब 4050 के चक्कर में क्यों पड़ गया? क्योंकि अब 15 की वर्किंग कर, तो 4050 मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स है, मिल जाना है, कोशिश करेंगे, अब चीजें रिपीट हो रही हैं, ढूंढेंगे बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन, ऊपर जाए फर्स्ट लाइंस में, व्हाट इज बजटेड कैपेसिटी आवर्स? 50,000 यार, 45,000 लेकिन आवर्स है, नीचे वापस आए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ 1 यूनिट? अभी भी 10 आवर्स ही है, मतलब उस एस्टीमेट में तो चेंज नहीं आया, 15 के एंगल से सेम है, तो व्हाट आर द बजटेड यूनिट्स? 4500 या 45,000? ये बल्कि तो कल भी की थी, कैसे? 45,000 आवर्स डिवाइड बाय 10, ये करें सारा एक्सप्लेन, फिगर तो आ जाएगी 900 पर यूनिट। प्लीज डियर फ्रेंड्स, सफा नंबर 131 131 सर, ठीक है सर। ये ठीक है सर, 900 आप बताएंगे, बस यहाँ से ऑनवर्ड्स अब सब कुछ आपने बताना, खत्म होगी मेरी बात। जी सर, क्या करूँगा? नहीं सर, मल्टीप्लाई नहीं, सही सोचे, ढूंढे डाटा ढूंढे सही। 44 3 to 5 में से माइनस करना है मैंने, कैसे करें? 4500 मल्टीप्लाइड बाय थाउजेंड्स में 0.9 लिखे, 900 थाउजेंड्स में 0.9, ये 40275 का पूरा नाम क्या था और क्या ढूंढ लिए?
कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अवेलेबल थी, उसमें से फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट लेस करके अल्हम्दुलिल्लाह वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। आगे बढ़े सर, आगे क्या क्लोजिंग स्टॉक। कितना लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक के सामने? 4925। तो ये तो एज इट इज ही आएगा, जाने नहीं यार बस कर। ये इसकी वर्किंग करेंगे आप, ये क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। सोचिए फिगर कैसे आ सकती है। ठीक है, डबल 4925। क्या प्रॉब्लम है सर इसमें? कितने यूनिट्स? लेकिन किस साल वाली? 0.8 करो 0.9 करो, वो क्यों? क्या स्टॉक करंट ईयर की प्रोडक्शन में से बचा? ध्यान से डाटा देखना, राइट टाइम में सारी चीजें ज्यादा नहीं चाहिए सर। सर ग्लासेस किधर गए सर? जेब में, कौन सी जेब में? आ जाए यार, बस करो, 15 मिनट हो गए, अभी तो हल्की सी धुंध हुई है, तो अगले 2 महीने वैसे ही रहना, ट्रैफिक तो रोज जाम होनी है। सर जी ओपनिंग यूनिट्स कितने थे? काइंडली प्लीज कंसंट्रेट करें यार, इसमें बाजार फायदा कहीं। फिर और कितने बने? कैलकुलेटर पकड़े, कितने अवेलेबल हो गए? 5100। कितने बिके? हिम्मत 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 हिम्मत, ये बिके बीच में कहां से आ गए? कितने बजटेड बिक जाने? 4600। कौन से पहले बिके होंगे? ओपनिंग वाले 600 वाले 500 कहां से बचे होंगे? प्रोडक्शन से। जरूरी है? नहीं मतलब जरूरी नहीं होता था, ज्यादा पड़े होते, कुछ पुराने भी रह जाते। हाँ हाँ, नहीं इन्फॉर्मेशन तो है, इस वक्त वही कह रहे हैं, इस वक्त जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। इस वक्त अकॉर्डिंग टू 5100 अवेलेबल हो गए थे और 4600 बिके, तो 4600 पहले कौन से बिके होंगे? 600। फिर प्रोडक्शन के तो 500 प्रोडक्शन से बचे होंगे, नॉर्मल सी चीज सी बात। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, फर्ज करें यहाँ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड होते 400, देखें और से देखें, सिर्फ 400 बिके सपोज, तो फिर 200 ओपनिंग के भी होंगे, वो 200 में 0.8 ही होगा। तो पिछले पीरियड वाले ही अगर दोबारा आ गए, लेकिन y 0.9 सर, आंसर बता। 4475। अच्छा ये वर्किंग बड़ा एक और तरीके से भी तो हो सकती है। कैलकुलेटर पे एक सेकंड लिखें, पहले क्वेश्चन देखें, इसका मजा नहीं है यार, आप लोग ना पता नहीं क्या कर रहे हैं, सब अपसेट हो जाएगा। वेलकम टू क्लास एट द एंड ऑफ द डे, अल्हम्दुलिल्लाह बात सही आ गई। क्वेश्चन में देखें 44325 है, पहले वो वाला रिकंसाइल कर, वो कितने यूनिट्स की कॉस्ट है, वो जो क्वेश्चन में डिवाइड बाय 4500 करें, मल्टीप्लाई 500 करें, प्रोडक्शन में से अगर बचे हैं तो 44325 डिवाइड बाय 4500 इनटू 500। लेकिन ये आगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक क्लोजिंग स्टॉक, आप बोर्ड पे देखें जरा, मार्जिनल कॉस्टिंग के एंगल से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी है? 40275 लिखें कैलकुलेटर में, डिवाइडेड बाय बताएं 4500 यूनिट्स करें, मल्टीप्लाइड बाय क्या करें? बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह करें, वर्किंग लिखें ऑल्टरनेटिवली। हमने ओपनिंग क्यों नहीं दिया?
उसमें से यूनिट्स बचे ही नहीं। अगर वो कहता वेटेड एवरेज यूज करें, इस वक्त क्वेश्चन साइलेंट है, वैसे क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग कौन सा मेथड यूज करें, तो नॉर्मली 5 पर शायद है, लेकिन अगर वेटेड एवरेज कहता फिर क्या करते हैं, फिर वो भी करते, कौन सा करते हैं, 49 4920 भी लेते, फॉर्मूला बनाते। ये आंसर था, इसका सॉल्व करना, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल निकालना। नहीं सर जी, 40 में रखा, 4070, नेम इट सर जी। ये कैसे ही फिगर, ओपनिंग स्टॉक प्लस माइनस, तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को सेल के नीचे लिख दिया मैंने। अब सही वर्ड जेन में लाने आगे, डिफरेंस ले 15860 का नाम बताएं, मायूसी खत्म करें, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन के बाद अगली हेडिंग जेन बनाएं, वेरिएबल सेलिंग एडमन के एंगल से डेटा ढूंढना है। वेरिएबल सेलिंग एडमन एक्सपेंसेस की कोई इंफॉर्मेशन गिवन है? कहाँ गिवन है यार, ढूंढने कितनी है, कौन सी फिगर उठाऊं, 5250 ढूंढना है, इनटू व्हाट, 30% क्यों नहीं, 70% क्यों, आंसर आया, डिफरेंस लें, तो फिगर जारी कर लें, के नाम बोल लें, वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग एडमन लिख के आपके आंसर आएगा, नेट कंट्रीब्यूशन। नेट कंट्रीब्यूशन तक आते आते पूरे बिजनेस की वेरिएबल कॉस्ट अब लेस हो गई है। देखिए अंदर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में पूरा बिजनेस कहाँ है, फैक्ट्री में है और हेड ऑफिस में, नॉन प्रोडक्शन खर्चा है, नॉन प्रोडक्शन खर्चा है, ठीक है। अब बस क्या रह गए, कौन कौन सी, प्रोडक्शन भी और नॉन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट ढूंढना, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, गिवन है शायद, उसी से तो कुछ किया। प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट ढूंढने 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 बजट बना रहे हैं सर जी, 4050 ही नहीं, सोचे देखें 405450 डेफिनेटली निकालना चाहे निकल आएगी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, इसी से तो हमने बाकी काम किए, ठीक है। मिल गया 4050, कहाँ है प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, कुछ और भी फिक्स है, तो बेटा जहन ये क्या कर रहे हो यार, ये क्या मजाक कर रहे हो, उसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है अप्लाइड का, तो अंडर ओवर अप्लाइड कहां से आएगा। ये सेलिंग एडमन फिक्स कॉस्ट, अप्लाइड का कॉन्सेप्ट सिर्फ कहां है, ऐसा नहीं कर सकते सर अब हम, और बेटा पिछले पीरियड के वो जो हमने माइनस किए वो हमारे मुताबिक पिछले पीरियड में हो गया होगा, पिछले पीरियड का खर्चा है, पिछले पीरियड का खर्चा इस पीरियड में क्यों आना। उसे माइनस इसलिए किया हमने, उसे पिछले पीरियड में फिक्स कॉस्ट, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं पीरियड कॉस्ट बना लिया हो, वो पिछले पीरियड का खर्चा। तो बेटा पीरियड कौन उसका पीरियड कौन सा, उसका पीरियड पिछला पीरियड है या अगला पीरियड है, तो लास्ट बेटा लास्ट ईयर में आया होगा, हम तो करंट ईयर बना रहे हैं, ये आंसर बताइए। तो लास्ट पीरियड की पीरियड कॉस्ट है, उसका इस पीरियड से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है बस इस पीरियड की पीरियड कॉस्ट। 6560 कैसे आएगी फाइनल फिगर,
6560 क्या नाम है इसका? ग्रॉस ना सर बस करें अभी तो आप कौन सा ग्रॉस आ गया? नेट क्या? ये ठीक है, प्लीज ओपनिंग स्टॉक समझ आ गया? एक नजर देखें कि कंफ्यूजन किस जगह। ठीक है सर। अब सर असल चीज में अब आए, ये तो अल्लाह का शुक्र चले कुछ हो गया सर। ये कोई टाइम का फैसला नहीं है, सब लोग आज इतने लेट आए हैं और मुझे देखना शुरू कर दिया। इस तरह तो ना करें, फायदा क्या हुआ इस वक्त आने में? या मुझे कन्विंस कर लें बेटा, अल्लाह ना करे, मतलब खुदा ना, अगर ऐसा हो गया तो मुझे निंदा ना करें, लेकिन बाकियों का तो कुछ नहीं हुआ। अगर खुदा ना खास्ता किसी का जेन्युइन इशू था, मैं माजरत करता हूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरी तरह सबके जेन्युइन इशू तो नहीं है। जी सर, अपना प्रॉफिट देखें जो कस्टमर में गिवन, क्या प्रॉफिट दिया हुआ वो बजटेड प्रॉफिट नहीं है। और ये जो हमने निकाला ये क्या है? ये भी बजटेड ही है। वो कौन सा बजटेड है? ये कौन सा है? तो इनमें क्यों डिफरेंस है? वेरिएंसेस की वजह से। अब ये चीजें आनी है जो प्रॉब्लम करनी है। ये दोनों बजटेड प्रॉफिट्स हैं, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के 15 के हैं। ये सिर्फ इसलिए डिफरेंट है क्योंकि मैंने अभी तक आपसे ये कहा कि स्टॉक्स का मसला, तो आप जरा क्वेश्चन के लास्ट पढ़ने में, अब हमें यही एनालाइज करना है कि ये डिफरेंस वाकई स्टॉक्स की वजह से है, तो इसकी एक रिकंसिलिएशन बननी है। पढ़े जरा लास्ट पढ़े। एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन, इस एनालिसिस में सिर्फ क्या आना चाहिए? स्टॉक्स। ये डिफरेंस क्यों है? देखिए एनालिसिस मींस क्या है, कोई बार बार लफ्ज आता है, फाइनली कर ही नहीं इसे। वजह क्या, मसला क्या हुआ है कि वो वॉर है, ये तो क्या मसला हुआ है? मैं ये कह रहा हूँ स्टॉक्स है, लेकिन अभी प्रूव कर लेते हैं कि स्टॉक्स है भी नहीं। हेडिंग लिखें, रिकंसिलिएशन बिटवीन प्रॉफिट्स एज पर, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एज पर, बोले सर ये भी लफ्ज बोले, बोल ही नहीं अभी, अगला हफ्ता के ही बोलने हैं। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, absorption costing and marginal costing। के प्रॉफिट्स में डिफरेंस, मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ स्टॉक की मेजरमेंट की वजह से डिफरेंट है। स्टॉक्स में क्या इशू है? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट बनाया हुआ है, और मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने पीरियड कॉस्ट बनाया। क्या स्टॉक्स प्रॉफिट को अफेक्ट करते हैं? ये निकल नहीं हुई बच्चों वाली बात है, बच्चों वाली तो नहीं, सॉरी बचपन वाली बात। क्या क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ कोई रिलेशनशिप है? क्या? और ओपनिंग स्टॉक का? यही स्टोरी चलनी है। तो ये मैंने सिर्फ 5 लाइनें लिखनी है, 1 2 6, तो आपने कोई लिखने की जल्दबाजी नहीं करनी। इसका बड़ा सिंपली तरीका ये रिकंसाइल करना, हमने किसी एक प्रॉफिट से शुरू करेंगे और किसी इंशाल्लाह दूसरे प्रॉफिट पहुंच जाएंगे। मसलन अगर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट से स्टार्ट करूंगा तो उसको किससे रिकंसाइल करूंगा? मार्जिनल कॉस्टिंग से। और अगर कहां से शुरू करूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा? तो ये सच कोई रट्टा नहीं है कि किस प्रॉफिट से शुरू करना। बताएं कहां से शुरू करूं? पहला लफ्ज आ गया मार्जिनल। अगर आप अब्जॉर्प्शन से करना चाहते हैं तो आप यकीनन अभी कीजिए। तो क्या मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से स्टार्ट करना जरूरी है? क्या मैंने इस भाई को कहा था जल्दी से बोल देना?
नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा था, उसने बोल दी। आपने सिर्फ डाटा ढूंढना है, प्रॉफिट एज पर ढूंढ के बताएं मार्जिनल कॉस्टिंग एज पर मार्जिनल कॉस्ट 656। अब इस मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट को जरा डेप्थ में देखें, इसके अंदर चले जाएं, स्टेटमेंट के अंदर चले। क्या इसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स हैं? और सभी हैं। देख पाए ओपनिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग 490, क्लोजिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग क्या ये दोनों स्टॉक्स जो मैंने लिखे हैं ये 6560 की वर्किंग में शामिल है? सर शामिल है सर। अब अपने क्वेश्चन में जाएं, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक्स ढूंढ के बताएं। ओपनिंग स्टॉक एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये 54, क्लोजिंग स्टॉक एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 4925। और बात खत्म हो गई डाटा देखने की और बात शुरू हो गई सोचने की। रेडी? बिफोर वी स्टार्ट टू डिस्कस काइंडली प्लीज ध्यान में रखिएगा ओपनिंग स्टॉक हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद प्रॉफिट एंड क्लोजिंग स्टॉक हैज सिर्फ कंसंट्रेशन चाहिए। 4920 है जैसा जी, है आराम से। क्या ये 4920 का ओपनिंग स्टॉक इसके अंदर है? देख लीजिएगा आप लोग, अपना डाटा देखते रहिएगा। ये दोबारा तसल्ली कर लीजिए, हमने लिखवाया तो वहीं से है लेकिन तसल्ली कर। क्या 4920 का इफेक्ट ओपनिंग स्टॉक का इफेक्ट 46560 में है? सर ये तो मान लो ये ओपनिंग स्टॉक है। क्या इस ओपनिंग स्टॉक ने 6560 वाला प्रॉफिट कम कर दिया होगा? क्या इस ओपनिंग स्टॉक के इस प्रॉफिट के अंदर शामिल होने से ये जो प्रॉफिट फाइनली आया ये कम हो गया होगा? हम चेक कर लेते हैं, तसल्ली कर लेते हैं। कैलकुलेटर और अपने रजिस्टर पे देखें, कहाँ देखें इस वक्त बोर्ड पर। तसल्ली यहाँ से नहीं होगी, तसल्ली अपने रजिस्टर से होगी। रजिस्टर में अभी अपने मार्जिनल कॉस्टिंग की वर्किंग की। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन के अंदर आ जाए। अभी आपने वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन की कैसे? क्या आपने ओपनिंग स्टॉक मिलाया है सर? एक सेकंड के लिए हम अब देखना क्या चाहते हैं कि ओपनिंग स्टॉक ने किया क्या है, ये समझना चाहते हैं। तो हम एक सेकंड के लिए अज्यूम करते हैं कि ओपनिंग स्टॉक नहीं था। ये क्या करने लगा, मैंने क्या किया? ओपनिंग स्टॉक 0 कर दिया। कैलकुलेटर पे लिखें 40275 माइनस 4475, एक आंसर आ गया। ये क्या है? नहीं क्या आया, क्या आया? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल को जरा सेल से माइनस करें। ये क्या है? ये ग्रॉस कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। ज्यादा है। यस सर। एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। जल्दी से नीचे सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर बता। 3 minus 3675 देखना प्लीज, आखिरी आंसर तक आ। क्या कंक्लूजन है आपकी? कुछ तो है। क्या इग्नोर किया, क्या हुआ? ओपनिंग को अगर इग्नोर किया तो नेट प्रॉफिट ज्यादा। तो क्या ओपनिंग अगर है तो इस ओपनिंग स्टॉक ने हमारा प्रॉफिट कम कर दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक की मौजूदगी में क्या प्रॉफिट कम हो गया है? ये तो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। ओपनिंग स्टॉक ने प्रॉफिट कम कर दिया,
प्लीज, तो सब क्लियर है सर? यस सर। अब क्लोजिंग स्टॉक ने क्या किया है, चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लेते हैं, जल्दी से कैलकुलेटर करो। 4475 इग्नोर कर दो, अब ओपनिंग रख लें, क्लोजिंग इग्नोर कर दो, अलग ताकि पता चले। अब कैसे करेंगे, 4920 प्लस 40275, बाकी अब सॉल्व करते रहें। ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा हो गई है, सेल से लेस करें, करते रहें करते रहें करते रहें। बोल दे, एक लफ्ज बोल दे एंड में, प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा, कम हो गया, क्या करने से क्या फर्क पड़ा, क्लोजिंग निकाल देने से। क्या क्लोजिंग स्टॉक ने इस वक्त प्रॉफिट बढ़ाया हुआ? अच्छा, इस वक्त जितनी बात है ना, ये यूनिट्स की बात नहीं कोई हो रही, मैंने पहले भी एक दफा एक्सप्लेन की, ये सिर्फ अमाउंट्स का मसला है। इन अमाउंट्स ने क्या किया, ये इन अमाउंट्स में भी अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली देखें ना, तो ये जो ओपनिंग स्टॉक ना, ये प्लस होता है खर्चों में, खर्चों में ऐड हो रहा है, खर्चे बढ़ जाते हैं, खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता है। और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा है, खर्चों में से लेस हो रहा है, तो खर्चे कम करने से प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो क्या भी बात क्लियर है कि ओपनिंग स्टॉक ने हमारे इस प्रॉफिट को कम कर दिया है और क्लोजिंग स्टॉक ने हमारे इस प्रॉफिट को बढ़ा दिया। ठीक है सर? लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है, सोचना जारी है। दोबारा बारे अब डाटा छोड़े, क्वेश्चन का डाटा छोड़े, अब इधर से यकीन लाएगा, क्या 6560 में ये दोनों स्टॉक्स मौजूद हैं? अब बेटा हम चाहते ये हैं, हम रिकंसाइल करना चाहते हैं, मतलब रिकंसाइल का मीनिंग ये है कि मेरे पास 6560 प्रॉफिट है, मैंने इससे फाइंड आउट क्या करना, प्लस माइनस करके पहुंचना कहाँ, नहीं मतलब मैंने उसका नाम क्या, मैंने प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तक पहुंचा। तो मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे सिंपली शायद ये करना है, कंसंट्रेशन से मेरा वर्ड सुना, मैंने स्टार्ट कर लिया है मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से। अगर ये मसला सिर्फ स्टॉक्स की वजह से है तो मुझे अब ये करना है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट में से मार्जिनल कॉस्टिंग के स्टॉक्स निकाल के उसकी जगह एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक्स इनकॉर्पोरेट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर सपोज स्टार्टिंग पॉइंट होता एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और पहुंचना होता मार्जिनल कॉस्टिंग, तो फिर क्या करते, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट में से उसके स्टॉक्स निकाल देते और उसकी जगह मार्जिनल कॉस्टिंग के स्टॉक्स इनकॉर्पोरेट मींस कंसीडर कर देते, नहीं ऐड लेस अकाउंटेंट बनके करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरी मार्जिनल कॉस्टिंग वाली लाइन से अगर मैंने शुरू किया तो इस पे आप फोकस करना, कौन से प्रॉफिट के स्टॉक्स इसके अंदर है मार्जिनल कॉस्टिंग, तो उनको आप निकालना है और उनकी जगह एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक्स को इनकॉर्पोरेट करना। मेरे वर्ड्स क्लियर हैं? निकालना है, इनकॉर्पोरेट करना है, मैं कोई तो नहीं है। तो आए मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट में से मार्जिनल कॉस्टिंग के स्टॉक्स निकालने के लिए अकाउंटेंट बनते हैं। रेडी? क्या 6560 में 4920 अपनी स्टॉक है? अगर मैंने इसे निकाला तो क्या ये 6560 प्रॉफिट बढ़ जाएगा? क्या 4920 शामिल होने से शामिल है? ये प्रॉफिट कम हो गया हुआ है। अगर मैं इसे बाहर निकालूंगा तो 4920 रुपीज से मेरा प्रॉफिट थोड़ी देर पहले बढ़ भी गया। तो 4920 को अब निकालने के लिए अगर निकालूंगा तो प्लस करूं या माइनस करूं?
पहले माइनस हुआ वो। वो छोड़े आप, क्या ओपनिंग स्टॉक पहले प्रॉफिट में है? उसने क्या कर दिया हुआ है? हमें से बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने से क्या हो गया? प्रॉफिट बढ़ गया। प्लस करूं माइनस करूं? ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट लगाऊं या ना लगाऊं? ब्रैकेट ना लगाने का मीनिंग बता। नहीं हेड छोड़, मैं कर क्या रहा हूं? क्यों निकाल रहा हूँ? क्यों नहीं भाई, मैं निकाल क्यों रहा हूँ? अच्छा भला अंदर उसके क्लोजिंग स्टॉक है, इतनी मेहनत से स्टेटमेंट बनाई है, अब करने क्यों निकालने लगा? रीजन 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 दूसरे प्रॉफिट तक जाना, इस प्रॉफिट तक जाना। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक्स और मार्जिनल कॉस्टिंग स्टॉक्स में डिफरेंस है, ऐसे ही फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से। तो 4920 को इस प्रॉफिट में से अगर मैं निकालूंगा तो ये कौन सा स्टॉक है सर? ये कौन सा स्टॉक है सर? तो ओपनिंग स्टॉक को निकालने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? क्या करूं? कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऐड हुआ नजर आ रहा है, साफ सुथरा लिखा हुआ। चलो आगे। डेफिनेटली मैं इसे दोबारा रिपीट करूंगा लेकिन मेरे साथ साथ रहेंगे। नेक्स्ट ट्राई नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? क्लोजिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, जरा निकलवाएं बाहर। पहले है भी है, पहले है भी भाईजान, किसमें किस अमाउंट में? देखें है, ये है, मेरा तो नहीं खाली है, पहले है। इसने क्या कर दिया हुआ है? पहले प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ। अब इसको मैंने बाहर निकालना, इससे क्या होगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो मैं ये ब्रैकेट क्यों लगाने लगा हूं? इसलिए कि स्टॉक निकालने लगा हूं, या इसलिए कि ये स्टॉक निकालने से प्रॉफिट कम हो जाएगा? मैंने ओपनिंग भी निकाला बाहर, ओपनिंग बाहर निकाला, लेकिन उसको मैंने ब्रैकेट कोई नहीं लगाई। कर क्या रहे? स्टॉक्स को निकालने से प्रॉफिट पे इफेक्ट सोच रहे हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक ने गिवन प्रॉफिट हमारा बढ़ा दिया होगा, उसको अगर कंसिडर नहीं करना, बाहर निकालना है, तो क्या प्रॉफिट कम हो गया था? थोड़ी देर पहले देखा आपने। तो क्या करो? ब्रैकेट लगाओ। क्यों लगाई? स्टॉक निकालने की वजह से ब्रैकेट लगाई है, या इस क्लोजिंग को निकालने से प्रॉफिट कम हो जाएगा? तो ओपनिंग स्टॉक से भी तो प्रॉफिट कम हो जाता है। रिपीट करने सेंटेंस जल्दी से, ओपनिंग स्टॉक से क्या होता है? नहीं, इनवर्स डायरेक्ट को अप्लाई करें। ओपनिंग स्टॉक अगर कंसिडर नहीं करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर कंसिडर नहीं करेंगे, एक सेकंड कैलकुलेटर उठाएंगे, सिर्फ ये पहली दो फिगर्स प्लस माइनस करें। 445 नहीं, सिर्फ ये पहली दो फिगर्स के साथ करता है। ये जो भी आंसर आया, क्या मैं इसको इस तरह बोल सकता हूँ कि इट इज प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग विदाउट स्टॉक्स? ऐसे क्यों लगाया मैंने? स्टॉक्स ओपनिंग क्लोजिंग दोनों निकाल दिया, तो क्या ये प्रॉफिट स्टॉकलेस हो गया? स्टॉकलेस प्रॉफिट है बेचारा, इसमें सब कुछ है, क्या निकल गया? स्टॉक्स निकल गए। तो अब हमने इसमें क्या करना है? इस स्टॉकलेस प्रॉफिट में अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक्स ऐड रहने दें, इनकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि ऐड में फिर आपने कहना ये तो ऐड नहीं हुआ, ऐड ही होने, इनकॉर्पोरेट होने, लेकिन अकाउंटेंट बन गए। तो अब ये जो नीचे दो स्टॉक्स लिखे हुए हैं, इन्हें इनकॉर्पोरेट करना है या इन्हें भी रिवर्स करना है? इनकॉर्पोरेट करना है। आए हिम्मत कर दो। ओपनिंग स्टॉक है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला, इसको इनकॉर्पोरेट करना है आपके इस आंसर में जो आपके पास कैलकुलेटर पे है। तो ओपनिंग स्टॉक को इस प्रॉफिट के अंदर लेके गया अगर मैं, तो ये ओपनिंग स्टॉक क्या करेगा? प्रॉफिट बढ़ा देगा। क्या करूं? क्यों? ओपनिंग स्टॉक इनकॉर्पोरेट होने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक के लिए सेंटेंस बोल दो, ये भी इनकॉर्पोरेट करना है। क्लोजिंग स्टॉक और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकॉर्पोरेट करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट में जाके क्या करेगा? प्रॉफिट बढ़ा देगा। क्या करूं? नहीं, कुछ करूं, ये हो गया जो होना। कैलकुलेटर पकड़े,
जहां तक थे वहीं से आगे चलना। 6530 ये क्या है 6530? तो क्या ये रिकंसाइल हो गया? आप लोग इस तरह करें, आराम से लिखेगा बाद में। आप मुझे एक रिवर्स वर्किंग करवाएंगे। रिवर्स वर्किंग का मतलब बस सिर्फ एक छोटा सा काम ये कर लीजिएगा कि अगर अब्जॉर्प्शन से शुरू करेंगे तो पहले जिससे शुरू करें उसके स्टॉक्स लिखते हैं और बाद में जहां पहुंच रहे हैं उसके स्टॉक्स। तो मुझे जरा तरतीब से लिखवा दें कौन कौन स्टॉक्स। मैं इस वक्त वो लाइंस नहीं लिख रहा, सिर्फ अमाउंट्स पूछ रहा हूँ। 5400, 4920, आगे 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 4925, ठीक है मैंने बोला गलत है, लिख सही दिया। 4920 4475। जरा एक मिनट खुद से सोच के करेंगे जरा, एक मिनट आपके पास है नहीं, सिर्फ कैलकुलेटर पे भी। वैसे तो बड़ा एक अच्छा सा रट्टा लग गया हुआ है, लेकिन वो लग जाएगा, लेकिन वो खराब हो जाना है अगले 2-4 दिन बाद। तो इस वक्त रट्टा ना, मैंने तो बाजू करनी है बंद, मैं तो ना किया जवाब, वो कर जो करना है। जी 7005 जो आई थी तो बीच में वो मैंने बोला था मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रॉफिट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग विदाउट स्टॉक्स। प्रॉफिट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग का था ना, तो उसमें भी प्रॉफिट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्ट वो भी विदाउट स्टॉक है। यही तो बात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट बिल्कुल सेम होता है अगर स्टॉक्स ना हो। यही तो गेम है, ये तो छा गए आप। ये जो चीज आपने नोट कर ली ये तो छा ही है। भाई ने कहा 6530 लिखें, 6530 नहीं, पहला इसमें सिर्फ पहले दो प्लस माइनस करके जरा इज इक्वल टू दबाएं, साथ करिए। 6530 सिर्फ पहला और दूसरा प्लस और माइनस करके जरा आंसर सामने रखें। भाई ने एक आंसर आ गया आपके पास। भाई ये कह रहे हैं यही आंसर उधर भी आया था, यही आंसर उधर भी आया था। नहीं, यही आंसर उधर भी आया था। उधर मैंने वर्ड बोले थे इट इज प्रॉफिट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग विदाउट स्टॉक्स। इधर मेरे बोले मैं क्या वर्ड्स बोलूं सर जी? यही तो बात है, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स में कोई फर्क नहीं है अगर स्टॉक्स ना हो तो। वो भी स्टॉकलेस है, ये भी स्टॉकलेस है, तो स्टॉकलेस बराबर है। The only difference between these two profits is due to stocks। ढूंढने कहीं कंक्लूजन, वहीं पिछले सफों पे कंक्लूजन। ये उस दिन जब वर्किंग कर रहे थे सारी, तो इसके कंक्लूजन ड्रॉ हुई थी ना। फिगर सेम है, वो नहीं कह रहा ना, वो नहीं कह रहा। 6530 लिख प्लस 4400 कर माइनस 49325, वही इधर भी आया। तो सेम क्यों आया? सवाल ये है क्योंकि दोनों में स्टॉक्स नहीं है, और अगर स्टॉक्स ही नहीं है तो प्रॉफिट में फर्क ही कोई नहीं है। तो प्रॉफिट में फर्क है ही क्यों? स्टॉक्स की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रूव हो गया, ठीक है। अगर स्टॉक्स निकाल दें तो प्रॉफिट सेम है, लेकिन अगर स्टॉक्स मिला लें तो डिफरेंट है, फिर रिकंसिलिएशन बन जाएगी। समझ आ गई प्लीज सबको? ये प्लस माइनस में कंफ्यूजन नहीं, फाइनली बनाए या पहले ये वाली बना लें जो मैंने मार्जिनल से बनाई है। ये ठीक है हसन साहब, ठीक है। और स्टॉक्स में भी क्यों फर्क है जी? हसन साहब फरमा रहे हैं, पता है ये स्टॉक्स में क्या मसला है? फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और मार्जिनल में नहीं। तो स्टॉक्स में भी मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड का मसला नहीं है, वो भी सिर्फ फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट का इशू है, व्हिच इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट रिस्पेक्टिवली। हमेशा दे दो, कहाँ ज्यादा है यार? नहीं अभी तो ज्यादा भाई यार ना करिए यार, इस पीरियड में अगर ज्यादा है तो ओपनिंग स्टॉक्स जब बनेंगे ये तो गेम उलट हो जाएगी। टेम्परेरी डिफरेंस है, परमानेंट नहीं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? सर ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप पार्टिसिपेट ही नहीं करते।
आप कहते हैं 3-4 दिन बाद देखूंगा जाके, देखते हैं कहाँ तक गेम पहुंचे, मैच के क्या हालात जा रहे हैं। साइलेंट ऑब्जर्वर होते हैं। ये जरा स्पीड अप होने का एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कब सवाल शुरू होते हैं, कब एंड होते हैं, रब के काम रब ही जाना। कल एक होमवर्क दिया था घर के लिए, Yes, sir. उसमें भी एक मसले के अलावा कोई मसला नहीं बना चाहिए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते नहीं प्लीज। जी मैं बेटा क्वेश्चन बताता हूँ अभी, यहाँ तक लिख लिया सब नोट कर लिया। ये ब्रैकेट तो कम से कम मेरे ख्याल अब देख के ना लगाए, एक दफा दोबारा सोच लेंगे। क्या सोचें? कॉम्प्लेक्स करेंगे उससे सारा दिन कॉम्प्लेक्स रहना, इजी करेंगे तो इंशाल्लाह हो सकता है। कैसे, कौन से स्टॉक्स निकाल के कौन से इनकॉर्पोरेट किया करेंगे आप? नहीं मतलब मैंने एक सवाल पूछा, उसका कोई जवाब नहीं आया। कौन से स्टॉक्स निकाल के कौन से इनकॉर्पोरेट करेंगे? जिससे शुरू करेंगे उसी के पहले स्टॉक्स निकाल देंगे और उसकी जगह दूसरे के डाल, दूसरे के स्टॉक्स इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो ये बार बार रिकंसिलिएशन बननी, प्लीज जरूर हेल्प करनी है मेरी। चले जी आगे, एक क्वेश्चन नंबर 5 ढूंढे इसकी स्टोरी में थोड़ा सा आगे। बाय द नेम ऑफ सीमा एंटरप्राइजेस। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 139। इसको टाइम मिला, मैंने कल कुछ बातें की थी रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 3, 4 वगैरह, तो उसमें ये नहीं हो सकता था एक्सपेंडिचर वाला। आपकी खामोशी जो है वही हकीकत है। मसरूफियत से सारा जी मिस्टर साद फ्रेंड, क्या मसरूफियत रही कल? तो मेरे लाइक नहीं बताने वाले। There are two requirements of this question. पेज नंबर पूरा सवाल इसी पेज पे या अगले पेज पे चला गया? जी रिक्वायरमेंट है सर, budgeted and actual profit of the Bella for the month of December 15 using किस मेथड से ही क्या क्या निकालना है? क्या ये प्रॉफिट्स डिफरेंट हो सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि ये प्रॉफिट्स डिफरेंट हो सकते हैं स्टॉक्स की वजह से या वेरिएंसेस की वजह से? सर ये वेरिएंस की वजह से, ये तो अभी थोड़ी देर पहले स्टॉक्स की वजह से डिफरेंट है। एब्जॉर्प्शन मार्जिनल, ये क्या है? बजटेड एक्चुअल ऑफ मार्जिनल, रिक्वायरमेंट भी, देन फिर आपसे रिकंसिलिएशन भी मांगेगी। बजटेड एक्चुअल प्रॉफिट में यूजिंग रेलेवेंट वेरिएंसेस अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। Let's revise in mind what are the variances of marginal costing. सेल वेरिएंस में कोई चेंज, वॉल्यूम वेरिएंस में ब्रैकेट में से बाहर क्या मल्टीप्लाई होगा? स्टैंडर्ड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मटेरियल में कोई फर्क, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, नो, फिक्स ओवरहेड्स में सिर्फ एक रह जाए। अरे फर्स्ट कौन सा शुरू? Seema Enterprises produces various leather goods. It operates standard marginal costing system. For one of its products, Bella, following information was extracted for the month of December from the SE's budget document. दिसंबर के महीने का बजट डॉक्यूमेंट है, पढ़ लेना।
सेल कितने यूनिट्स सोल्ड है, अच्छा बजट है प्लीज, और रुपीज दिए वहां पे, मिलियन रुपीज। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल 5,000 kgs having a cost of rupees 9 million, पर kg 9 million। No, sir. डायरेक्ट लेबर 24,000 घंटे और 3.6 मिलियन रुपीस। वेरिएबल ओवरहेड्स मशीन आवर्स से लिंक्ड है, जिसका कल भी थे, कल वाला क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी सिग्मा 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 सिग्मा, अभी जो किए सिग्मा का फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट लाइन 50,000 मशीन आवर्स, ऐसे था सर, और फिर नीचे भी मशीन आवर्स, एक्चुअल मशीन आवर्स। वापस मैं जरा बोर्ड में देखें, फर्स्ट करें ये ना पता होता ये मशीन आवर्स के साथ लिंक्ड है, नहीं तो बताएं 4.4 मिलियन कितने घंटों में, 24,000 लेबर के घंटे, तो हम नॉर्मली इसी से यूज किए, लेकिन अब कुछ दिनों से हम इससे भी यूज हो गए कि समटाइम्स वेरिएबल ओवरहेड्स किसी डिफरेंट बेस पे भी हो सकते हैं, ठीक है। फिक्स कॉस्ट 3.8 मिलियन रुपीस, ये सारा बजट पड़ा हमने। एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ वाज 12,000 units, whereas company earned revenue of rupees 30 million by selling 11,000 units of बेला। ये बेला जो है ये फिनिश गुड्स है, ये रॉ मटेरियल है, ये फैसला कर लीजिएगा जी ना, कहने में ये नहीं पता चलता, फर्स्ट पैराग्राफ में चले जाए। प्रोडक्शन हो रही है इसकी, प्रोडक्शन करके बेचा जा रहा है, बनाया जा रहा है। Following information pertains to the actual cost of production for the month. Number 1, 5,700 kgs of material was issued to production. Raw materials are valued using FIFO. Other details relevant to the raw material used for finished goods, ठीक है, और as follows. 1 दिसंबर को ओपनिंग स्टॉक 3,000 kgs और उनकी अमाउंट दी हुई है। फिर 10 दिसंबर को परचेजेस हुई हैं, कितने केजीज, कितने के, कितने केजीज यूज हुए हैं, 0.1 के साथ में, ठीक है। FIFO यूज करना है, पहले कौन से यूज हुए होंगे, और 15,000 में से कितने केजी इस्तेमाल हो गए होंगे, कैलकुलेटर पकड़े पकड़े पकड़े, 2,700, ठीक है सर। तो मिनिमाइज लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर से मुराद होती है एम्प्लॉइज का छोड़ जाना, एम्प्लॉइज का छोड़ के नए एम्प्लॉइज का आ जाना, एम्प्लॉइज का आना जाना। तो अब क्या सेंस बनेगी इसकी, तो मिनिमाइज लेबर टर्नओवर, एम्प्लॉइज कम जाएं, क्या होगा उससे नुकसान, थोड़ा सा सीखा चले गए, फिर नया बंदा सिखाएंगे वो चला गया, तो आप इसी चक्कर में पड़े रहेंगे। तो आपकी ख्वाहिश क्या होगी कि जो साहब सीख गए हैं वो अब आपके पास ही रहे, स्किल्ड एम्प्लॉई आपके पास बना रहे। तो काम हमने क्या चाहा, मिनिमाइज करना, किस चीज को, लेबर का जाना आना। तो क्या किया कंपनी ने, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन वेजेस बाय 10% अबव द स्टैंडर्ड रेट। लेबर रेट वेरिएंस एडवर्स पता चल गया शायद, क्या रेट बढ़ गया सर, effective from 1 December. This improved labor efficiency by, ये लेबर एफिशिएंसी से मुराद क्या होती है, ये आज से सिर्फ लिंक्ड होती है, लेबर एफिशिएंसी लेबर के घंटों से। मसलन अगर आपको भी कहा जाए कि आप बहुत एफिशिएंट हैं, तो इससे क्या मुराद होगी, आप कम टाइम में ज्यादा काम कर रहे हैं, तो ये टाइम से लिंक्ड है, टाइम। तो लेबर एफिशिएंसी, वैसे भी लेबर एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बोलेगा, आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स वर्क। तो लेबर एफिशिएंसी हमेशा आवर्स से लिंक्ड है, लिंक विद आवर्स, लिख लेंगे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इतने एफिशिएंट हैं कि वो बयान से बाहर है। नहीं, मेरे पास बाकी अल्फाज ही नहीं थे, तो क्योंकि हर बंदे के लिए अलग अलग बोलना पड़ता है, वो बयान से ही बाहर होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आप सेटिस्फाइड नहीं तो मैं चाहे जितना मर्जी क्रिटिसाइज करूं, किसी का, लेकिन विद आवर्स तो एफिशिएंसी लेबर की इंप्रूव होने का मीनिंग क्या है? फेवरेबल वेरिएंस है। फेवरेबल वेरिएंस से मुराद एक्चुअल आवर्स वर्क कम होंगे, ठीक है। अगर मैं डिक्रीज्ड लेबर एफिशिएंसी, इसे एक और एंगल से सुनिए, आगे लिखा बाय 5%, improved labor efficiency by 5%. 5% mathematically means 5 by 100. Concentrate full. ये अंडरस्टूड बात है, 5 by 100। तो अगर 100 घंटों में पहले काम होता था, तब 105 में हो रहा है, ये क्या होगा? ये क्या होगा? डिक्रीज्ड लेबर एफिशिएंसी। अगर वो पीछे डिक्रीज लगा रहे तो फिर मेरी बात ठीक है, लेकिन पीछे क्या लिखा? इंप्रूव्ड। तो 100 घंटों का काम 95 आवर्स में हो रहा होगा एज कंपेयर टू द बजट। नंबर 3, 2100 machine hours were worked. Detail of overheads, ये क्या है? overheads, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड से मुराद फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड से मुराद वेरिएबल भी फिक्स भी ओवरहेड्स। और ऐसे डेप्रिसिएशन होती है ओवरहेड्स में, तो जाने दें। 1.6 million same as budgeted, no variance. Factory building rent same as budgeted, 1.2 million. All other overheads were 4% in excess of favorable adverse. लेकिन all other में कोई एक एग्जांपल बोलेंगे इन दो के अलावा? हाँ जी, ओवरहेड्स के अंदर ही है ना, यूटिलिटी बिल्स, रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस, ऑल अदर्स। तो ऑल अदर्स में कोई वेरिएंस मौजूद है। नंबर 4, there was no opening finished goods inventory of finished goods. Actual closing inventory, ये जरा लाइन अंडरलाइन करें, ये लाइन ने आपको डिस्टर्ब किया है पिछले 2 दिन सवालों में। आपने जो क्वेश्चन नंबर मूंगेजर और लुटियस की है, उसके भी एंड में ये इस तरह की एक लाइन आई है, लेकिन उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों सवालों में। तो यहाँ क्या लिखा है? एक्चुअल क्लोजिंग इन्वेंट्री may be valued at standard marginal production cost. कौन सी इन्वेंट्री? एक्चुअल क्लोजिंग एक्चुअल इन्वेंट्री आपने मैयर कैसे करनी है? मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट का मीनिंग बताना। मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब बताएं। डायरेक्ट मटेरियल होना चाहिए, डायरेक्ट लेबर भी होनी चाहिए, वेरिएबल ओवरहेड्स भी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। वो क्या नहीं? फिक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन कौन सा ये सब कुछ होना चाहिए? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। वेरिएबल नहीं, वेरिएबल तो होना चाहिए। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स तो अब वेरिएबल ही मिलेगा। मटेरियल हमेशा वेरिएबल, ऐसी लेबर हमेशा बाय डिफॉल्ट वेरिएबल ही होगी अनलेस पता चल जाए परमानेंट एम्प्लॉइज है। और वेरिएबल ओवरहेड्स हम बोल ही वेरिएबल में, इन तीनों को जमा किया तो क्या बन गया? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, सॉरी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन उससे पीछे एक वर्ड है, मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, अच्छा रिवाइज हो रहा है इसका मसला। ये नीचे बड़ा आवाज ठीक है, खराब होगी नीचे तो नहीं। इधर सुनो, marginal production cost
मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है? नहीं वो तो ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट का सम बोल देना दोबारा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, लेकिन इससे पीछे एक लफ्ज असल में इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड। एक्चुअल क्लोजिंग इन्वेंटरी एक्चुअल कह रहा है और मेजर करने को किस पे कह रहा है? ये चीजें स्टैंडर्ड होनी चाहिए। अपना जरा मूंगेजर ढूंढे, पेज नंबर बताएगा मूंगेजर। इसके नेक्स्ट पेज पे इसकी लास्ट लाइन पढ़ो, या अगले पेज पे इसका जब क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, पेज 147 शायद। बोल दीजिएगा सेंटेंस क्या, कंपनी वैल्यूज, थोड़ा सा स्लो, कंपनी वैल्यूज इट्स इन्वेंटरी एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या ये सवाल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का था या मार्जिनल का? देखिए जरा दिल से, अब्जॉर्प्शन कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट से हम मुराद मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर फिनिश गुड्स हैं तो। रिड्यूस पे रहे, कैसे बोलेंगे उसे, रिड्यूस की उसी उसमें जरा मार्जिनल कॉस्टिंग है देखना, और उसके भी एंड में कोई लाइन होनी है, कंपनी यूजेस मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो इसी लाइनों ने आपको तंग किया है। मैं ये पहले कंप्लीट करवा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह उन लाइनों की जो प्रॉब्लम है वो समझाता हूँ। दोबारा सेंटेंस देख लें, बात किसकी हो रही है? एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक की, और उसकी मेजरमेंट कैसे करनी है? एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्टिंग, एक्चुअल मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट। आज हम बिस्मिल्लाह पढ़ें, देखते हैं जहां मसला। इस क्वेश्चन का डेटा बहुत ज्यादा टफ है, उसको ढूंढना बहुत टफ हो जाना, तो अगर आपने ध्यान ना दिया तो ये बहस यूजलेस होने लगी है। बिजनेस नेम सीमा एंटरप्राइजेस, बेला एक प्रोडक्ट का नाम है। रिक्वायरमेंट, ये बजटेड और एक्चुअल, बजटेड बना ले फिर एक्चुअल बना लेते हैं। बजटेड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ for the month of, very good, yeah, for the year ended, for the month of December 15। ये प्रॉफिट के साथ ब्रैकेट में लिखते हैं बाय यूजिंग मार्जिनल कॉस्ट। सारा फॉर्मेट आपके जहन में कौन सा बनाना चाहिए? ये पेपर यदि बहुत ज्यादा टफ आता है सर, इसके लिए जरूरत थी कि रिपीट हो ये बात। देखते हैं जी सर, सेल्स करेंगे मतलब स्टार्ट में क्वेश्चन के सारा बजट दिया हुआ मिलियंस में करते हैं, डाटा मिलियंस में, रुपीज इन मिलियंस। रुपीज इन मिलियंस। How many units sold? Budgeted units sold
budgeted quantity sold 98 units, 9800 units. मिलियंस में लिखे क्या करना, सारा डाटा है मिलियंस में, देखा रुपीस सारे मिलियंस में ऊपर नीचे। Yes, sir. वर्ड्स बोले सर आगे। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये आगे किसका, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का या रॉ मटेरियल का, देख गए इन्होंने कहाँ लिखा, नीचे कहाँ, आखिरी लाइन में, लास्ट सेंटेंस में। ओपनिंग फिनिश गुड्स मिल गई सबको, 0। बेटा प्लीज रॉ मटेरियल है वो 3000 kg मेरे सामने आ गया आंसर, प्लीज बेटा 3000 क्या है, ओपनिंग रॉ मटेरियल है और वो भी एक्चुअल है। हम क्या कर रहे हैं, बजट ना करें, कंसंट्रेट करें, पता चल गया। तो ओपनिंग स्टॉक तो बहरहाल यहाँ तो आना ही नहीं रॉ मटेरियल, स्टार्टिंग पॉइंट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 0, कहाँ लिखा, मिल गया। जर्नल स्टूडेंट्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, बजटेड एक्चुअल, कैसे करूं, डायरेक्ट मटेरियल कितना कितना 9 3.6 करे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर 3.6, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, वो लिखने ही नहीं है, वो बाद में लिखने हैं, टोटल करें 17, नेम इट, वही है सर, माइनस माइनस सर जी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो है ही नहीं, कहाँ लिखा है, ऊपर ही है, हम इस वक्त बजट बना रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, नीचे वो लास्ट लाइन में दोबारा जाए, ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है, ओके ठीक है, ऊपर वापस आए, कितने यूनिट्स की ये बजटेड कॉस्ट है, 10,000 यूनिट्स प्रोडक्शन है, बजटेड प्रोडक्शन, सोचते हैं 10,000 यूनिट्स के बारे में, बिक कितने रहे हैं, बजटेड सेल कितनी है, तो क्या बजटेड क्लोजिंग स्टॉक है किसका, फिनिश गुड्स का, कितना 200, FIFO लगाओ वेटेड एवरेज, यहाँ कोई लगाने की जरूरत नहीं है, वो कहाँ लिखा हुआ है, जहां ओपनिंग है वहां वो लिखा हुआ, रॉ मटेरियल के एंगल से लिखा हुआ, यहाँ तो ओपनिंग नहीं। ठीक है सर, कैसे वर्किंग करो, 17 मिलियन डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स और मल्टीप्लाइड बाय 200 या 2,000, 200 कैसे यार, 10,000 माइनस तो 9,800, 0.34। अब ये पॉइंट्स में हम जा रहे हैं, मिलियंस में डाटा है, लेकिन बस 2 डिजिट से ज्यादा ना जाएगा, वैसे मेरे ख्याल आंसर जा भी नहीं रहा, और अगर चला गया तो हम 2 डिजिट्स पे रुक जाएंगे। ये बड़ा फिगर आ गई, सबको फिगर समझ आ गई प्लीज, 200 समझ आ गया प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स।
16.66. What is this? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स किसके नीचे लिखी मैंने? सेल्स के। क्या निकल आएगा? ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। बड़ा बस कर यार, 10,000 लिखे यार और -9800 का। पूरी स्टोरी एंड हुए, दो दिन हो गए। एग्जैजरेट भी करना तो हद से ज्यादा करता हूँ। 200 कहाँ से है? तो बेटा इसका मकसद यही कि हमें बहुत एफर्ट करनी है अभी। हमसे इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हम बेटा उसका कर ही नहीं रही। पहली बात तो ये, और इसका मतलब ये है कि पेपर बहुत टफ आता है कि गेम इज सीरियसली ऑन। इसका मतलब हमें बहुत ज्यादा एफर्ट अभी चाहिए। तो क्या मेरी इस बात का ये मतलब है कि सरेंडर कर दें, हाँ क्रिकेट मैच खेलें आज? इसका मतलब ये है कि जो हो गया उसे भूल जाए और जो हो रहा है वहीं से गेम शुरू करें। और सर्दी के चक्कर में ना पड़ जाएगा। प्रॉब्लम ये गर्मी में गर्मी हो जाती है, अब करें बंदा के। तो ठीक है, बाहर थी और ये होनी है, लेकिन यहाँ नहीं है। आराम से पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आइडियल इन्वायरमेंट है स्टडीज के लिए, दिल ही नहीं करा जाने का। वेरिएबल सेलिंग एडवांट होना होता ही नहीं है। स्टेट में कहाँ पहुंच रहा? ग्रॉस ही क्या बन गया बोलते रहे। अब क्या ढूंढो? फिक्स कॉस्ट भी नहीं है कौन सी सिर्फ है? प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट ही है। कहाँ लिखा है प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट? ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लिखा हुआ। तो फिक्स कॉस्ट एज इट इज एक ही है। कितनी है? बजट बना रहे हैं, ठीक है। तो वी नीड प्लीज सीरियस एफर्ट। आंसर फाइनलिस्ट 4.54। जी सर, रिक्वायरमेंट ए कंप्लीट हो गया। रिक्वायरमेंट ए में क्या कंप्लीट हो गया? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नेक्स्ट हेडिंग एक्चुअल प्रॉफिट। हेडिंग से दोबारा बनाना। एक्चुअल प्रॉफिट किस मेथड से निकालना? सेम मेथड, लेकिन अब डाटा एक्चुअल की तलाश करनी है। जी सर, अब पूरा सवाल देखना पड़ना ऊपर नीचे। वैसे तो शायद पर बजट है, बजट से नीचे नीचे पूरा पूरा ढूंढना पड़ना। सेल्स 11,000 यूनिट्स, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना। एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड है कितने रुपीस की? लिखें 13 million rupees. Look at the story, मिल गया 30 at a revenue of rupees 11,000 units. Next लिखवा है variable cost of sale. वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग कैसे करें? किसका ढूंढे? और
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जीरो प्लस वेरिएबल कॉस्ट ये थोड़ी देर पहले वर्किंग कर तो रही है, क्या कर रहे हैं? ये सवाल आ जाना। हाउ मेनी एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड सर जी? सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितने यूनिट्स की फाइंड आउट करो ना सर ना, ये निजाम सर, स्टॉक बचा हुआ है, खर्चा कितने पे आएगा जो बने हैं? हाँ बिके कितने हैं, क्या एक्चुअली स्टॉक भी बचा? गेम ऑन है। कितने यूनिट्स है? ये खर्चा प्रोडक्शन पे आएगा या सोल्ड यूनिट्स पे आएगा? तो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है? व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? चले जरिए अब आई गेम। फिर अब जरा एक सेकंड बोर्ड पे देखें, मैं बार बार अभी या पिछले पेज पे जहां पे अभी बजट बनाया, वहां मैंने इसके फौरन बाद क्या वर्ड्स लिखे? डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन आपको ये पता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा होगा मैंने या डायरेक्ट लेबर परचेज लिखा होगा? क्या कंज्यूम्ड खर्चा? परचेज भी तो खर्चा ही, नो सर, वो तो अपना उसमें से अगर बच गया तो वो स्टॉक है। स्टॉक तो बजट के एंगल से क्वेश्चन देखें, बजट के एंगल से हमें ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये स्टोरी नहीं गिवन थी, हमें सिर्फ 9 गिवन था। लेकिन अब नीचे अगर हम एक्चुअल में है तो ओपनिंग रॉ मटेरियल भी है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी है, और इशूड का मतलब यहाँ क्या बनेगा सोच के जरा, मतलब इशूड कहां से कहां गया? स्टोर रूम से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गया। तो क्या कुछ बचा हुआ भी है? हमें पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी। निकालना क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए कोई वर्किंग कर लेते हैं अलग, क्या ख्याल है? इसके अंदर भी चाहे तो कर तो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जरा ज्यादा मिक्स हो जाएगा। वर्किंग नंबर 1, ये बेटा लेजर की जरूरत नहीं है, लेजर सोच लेंगे जहन में, स्टेटमेंट याद है यार। मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड तक कैसे पहुंचते हैं? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस कैरेज प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कंज्यूम। वही स्टोरी। बचपन, इसका बचपन मेरा लग शुगर, मेरे बचपन में भी ऐसे ही होता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये बिल्कुल ठीक है। ओपनिंग रॉ मटेरियल पहले करवा दें छोटी सी वर्किंग, हर एंगल से आप जहन में फाइनल करें। ओपनिंग रॉ मटेरियल की अमाउंट अवेलेबल है 5.7 मिलियन, मिली गई। क्वांटिटी भी लिखवा दो, 3000 केजीज है, केजीज रॉ मटेरियल केजीज में इस्तेमाल करके, केजीज में इस्तेमाल करके फिनिश गुड्स के यूनिट्स बन रहे हैं। एनी कंफ्यूजन? 3000 केजीज प्लस हो गया परचेजेस, परचेजेस की क्वांटिटी बता दें कितने? अगर फर्ज करें डिफरेंट डेट्स पे परचेजेस हो रही होती हैं तो आप पूरे महीने के इकट्ठे कर लेते हैं, और अगर परचेज रिटर्न्स हो रही होती हैं आप नेट ऑफ कर लेते हैं। जी नहीं, रेट डिफरेंट होता तो उधर फर्क पड़ना था, इधर फर्क नहीं पड़ना था, वो स्टॉक की मैयर में फर्क पड़ना था। लेकिन परचेजेस डिफरेंट रेट्स में भी होती हैं तो हम प्लस करके इकट्ठा लिख सकते थे। जो परचेज रिटर्न्स होती हैं, जिस तरह जल्दी से एक नजर अगला क्वेश्चन देखें। जामिल का डाटा देखें जरा। एक टेबल सा बना हुआ था मेरे ख्याल, नेक्स्ट पेज है कौन सा? नहीं 143 पे स्टार्ट पे वो एक्स जीड और रॉ मटेरियल्स है, जिसमें वो परचेज भी है, रिटर्न्स भी है, इशुएंस भी है।
Yes, sir. तो परचेजेस प्लस हो जाएंगे, परचेज रिटर्न्स भी प्लस हो जाएंगे, फिर नेट हो जाएंगे। हाँ, स्टॉक की मेजरमेंट करते हुए या ये देखते हुए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, फिर हमें देखना पड़ेगा ओपनिंग, फिर कौन से रेट वाला, ठीक है। लेकिन परचेजेस प्लीज प्लस हो सकती हैं और लेस रिटर्न्स। आंसर लिखवा दो, आ जाओ। 26.25। एनी कैरेज इनवर्ड्स एक्सेट्रा? No, sir. No information. इंस्टॉलेशन नहीं है, रॉ मटेरियल इंस्टॉल नहीं ना, ठीक है, प्लांट मशीनरी में आता है। अच्छा सॉरी, मैंने इंस्टॉलेशन माइनस नहीं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कैसे ऐड होती है, ये मशीनरी से। क्या बात है, ये पता चला ना, एफएटी माशाल्लाह पास। क्लोजिंग रॉ मटेरियल कैलकुलेट करते हैं सर, क्लोजिंग रॉ मटेरियल पड़ा है? और कहाँ पता चल रहा? 12,000. हिम्मत हिम्मत नो सर, 12,000 3,000 क्या है, ना करें सर, इस तरह ना करें। ओपनिंग कैलकुलेटर पे लिखें 15,000, ये टोटल हो गया, सॉरी 12 नहीं 15, सॉरी 18 टोटल हो गया। इशू हुआ है सर, तो कितने केजी स्टॉक में बचे होंगे? 12,300 केजी। लिखिए, आज यहाँ तक आएगा। 12,300 केजी की वर्किंग कर ली, कैसे बोले? 3,000 जमा 15,000 माइनस 5,700 इशू टू प्रोडक्शन, 12,300 केजीज। ये आए वर्किंग वन में है, यहाँ तक नोट कर। ये ठीक है सर, रहो सर, कोई मसला नहीं। इमरान साहब किस चक्कर में पड़ गए? क्यों नहीं होगा? कैरेज भी होता है, इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट भी होती है, किन चक्कर में पड़ गए? जो होगा वो देखेंगे। ये रट्टा लगाने के इसने कहा। और टैक्सेस भी कौन से रिफंडेबल नहीं होते, नॉन रिफंडेबल होते हैं। इमरान साहब वापिस आ रहे। 12,300 केजी स्टॉक में बचे हैं। Yes, sir. कहां से बचे होंगे? अब इसकी जरूरत क्यों है, इस स्टोरी की जरूरत क्यों है? हमने इन 12,300 केजी की कॉस्ट फाइंड आउट करी, तो जहां से ये बचे हैं वहां का रेट होना चाहिए। तो लुक एट क्वांटिटीज, लुक एट द क्वांटिटीज। लेकिन इस तरह डिसीजन नहीं होता, ये डिसीजन होता कैसे? इशू ढूंढे, इशू ढूंढे। 5,700 को गौर से देखें, इसमें पहले कौन से कंज्यूम हुए होंगे? तो क्या 3,000 कंज्यूम हो गए होंगे? 15,000 में से कितने कंज्यूम हुए होंगे? 2,700, 12,300 वहां से बचे होंगे। कहां से? परचेजेस से। देखो कैसे मेजर करूं? करवा दें 26.25 divided by why we are not considering opening? नहीं, ये आंसर प्लीज सही नहीं, 5 ये नहीं बचा ही वहीं से। अगर ऊपर से बच जाता वो भी लेना पड़ता, थोड़ा सा ऊपर से बच जाता। नहीं, वो 5.7 तो एज इट इज अब कंज्यूम्ड है, वो भी आ सकता तरीका। तो पहले आसान कर ले, फिर वो ज्यादा आसान भी करता है। सब सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोसेस कॉस्टिंग के जमाने में नहीं है। वो क्या होती है अभी याद कराता हूँ। ये ठीक है सर फिलहाल? Yes, sir. डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई 12,300, आंसर 1.525. 21. आ गया मसला, सारा सवाल खत्म हो गया। अब आया सही मसला। 21.5 हो गई गेम ऑन। 2. 2 E1 is 5 पूरा ही लिख रहे हैं यार, E1. राउंड अप करने से सवाल गलत हो जाता है। नहीं 5 to 5 ही है सर, Yes, sir. ठीक है। कंज्यूम निकाल को, ठीक है सर। ये 10.4 to 5
ठीक है, हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट फर्स्ट चॉइस नहीं है मेरा ख्याल है। कॉन्सेप्ट तो ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कर लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मेक द थिंग सिंपल। डायरेक्टली करेंगे इंशाल्लाह, कल मैंने ये दोबारा करना है, डायरेक्टली हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल जिन चीज़ों को हम एक किसी सीक्वेंस से जानते हैं तो उन्हें ज़्यादा मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है। किस भाई ने कहा डायरेक्ट करना? डायरेक्ट यकीनन हो सकता है, लेकिन वो आपको ये डाटा देख के पता चला कि डायरेक्ट हो सकता है। नहीं, क्या ख्याल है वैसे? अच्छा, पहले पता था, ठीक है, इंशाल्लाह कल करते हैं, अब जरा टाइम खत्म हो गया। क्या ये 10425 सीधा निकाला जा सकता है? मैं पुराना भी दिखाऊंगा, निकाला हुआ हमने पहले, तो निकाल लेंगे इंशाल्लाह, तो बिल्कुल हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है वर्किंग, मैं ये नहीं कह रहा कि वर्किंग जरूरी। आपने जरा एक फेवर ये करनी है, एक क्वेश्चन जरा अपने घर के लिए याद रखना, पीछे वापस जाए, जल्दी भागते जाए। क्वेश्चन नंबर 11 ढूंढो। पेज नंबर तो आपने बताना है, पेज नंबर एक मुझे बता दो। पेज नंबर बताएं, करनी क्वेश्चन नंबर 11 ढूंढ के पीछे, पेज नंबर 109 हेक्सा के नाम से होगा। इसके नीचे भी ना ये सेम सवाल ही है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट में एक डिफरेंस है, बल्कि इसके नीचे नहीं है, सॉरी अगले पेज पे, पेज नंबर 109 पे क्वेश्चन नंबर 11 है, रिक्वायरमेंट अगले पेज पे 12 पे नजर ना पड़े। इसमें सर जी पहली जो रिक्वायरमेंट है वो तो जरा है टफ। इस रिक्वायरमेंट क्वेश्चन नंबर 11 की जो रिक्वायरमेंट ए है, ये तो है जरा रिवर्स वर्किंग वाली, तो इसके लिए तो मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम निकालूं या कुछ करूं, लेकिन बी और सी रिक्वायरमेंट्स आपकी बिल्कुल अब गलत होना अफोर्डेबल नहीं है। कोशिश कीजिएगा मटेरियल के बारे में भी सोचें, लेकिन कम से कम बी और सी रिक्वायरमेंट में कोई गलती अब ना हो। ये वही फिर रेट्स आने, पर यूनिट दिया हुआ है, पर आर निकालना है, ओवरहेड दिया हुआ है, वेरिएबल अलग करने हैं, तो काइंडली प्लीज कोशिश जरूर होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज। कल का क्लास का टाइम बता के उठिएगा, इंशाल्लाह 8 बजे। अल्लाह हाफिज। FA2 में होना चाहिए, FA1 में होना चाहिए, या घर है तो ले लीजिएगा जिससे। ये जो क्लास, ये अभी क्वेश्चन स्टार्ट किया, डेफिनेटली ये अभी क्लास में डिस्कस करेंगे, ये होमवर्क नहीं है। अल्लाह हाफिज।